गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ए कंपैरेटिव स्टडी। कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने कैसे ग्रोथ की, उनकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हुआ, कौन सी उन्होंने स्ट्रेटजी, कौन सा ग्रोथ मॉडल अडॉप्ट किया, जो हमारे इंडिकेटर हैं उनमें से किसका कितना कहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा, बर्थ रेट, डेथ रेट, हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट, एजुकेशन का, हेल्थ का, ये सारा उनकी फेलियर्स क्या है, उनकी सक्सेस क्या है, अचीवमेंट क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कौन कौन से फील्ड में बेटर है, कौन उससे पीछे है। तो इस सब के बारे में जो है वो हमारा ये चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। कहता है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जो है ग्रोथ के लिए जो था वो सेम मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया था। और उस मॉडल की, उस स्ट्रेटजी की फीचर्स क्या थी? एक तो मिक्स इकोनॉमी मॉडल जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। और स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ में थे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई थी। पब्लिक सेक्टर जो था वो मेन था, किक स्टार्टिंग, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर से ही होता है। प्राइवेट सेक्टर जो था उसको सेकेंडरी रोल दिया गया था। ये तो है इसके ग्रोथ मॉडल की मेन। अगला टॉपिक आता है प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ही मेन क्यों दिया गया, की रोल क्यों दिया गया, उसको किक स्टार्टिंग में क्यों माना गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कंट्री का पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें दोनों ही कंट्री की इकोनॉमीज जो थी वो काफ़ी बैकवर्ड थी और स्लो थी। और ऐसी बैकवर्ड इकोनॉमीज को पुशअप करने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। इसलिए इसमें जो है गवर्नमेंट को मेन रोल दिया गया। चाइना ने क्या किया था? उसका रिगोरियस मॉडल ऑफ ग्रोथ था। उसने पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक चाइना 1949 में जो है वो इस्टेब्लिश की थी। बेटे इसको नोट कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1949 में। और उसने एक डिसाइड किया था कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी। यानी जितने भी हमारे नेशनल रिसोर्सिस हैं, चाइना की बात कर रही हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट की उन्होंने मोनोपोली डिक्लेयर की हुई थी। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं था। चाइना जो है उसने स्टेटिज्म यानी स्टेट को जो है वो मॉडल अपनाया, उसने गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। सारी की सारी रिसोर्सिस की ओनरशिप जो है वो किसके हाथ में रहेगी? गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। स्टेट जो है वो डिसाइड करेगी कि स्टेट जो है वो डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने जो स्ट्रेटजी में कॉमन एलिमेंट इनके जो थे वो सेम एलिमेंट जो थे वो क्या थे? कॉमन एलिमेंट जो है वो क्या थे? तीनों ही सेक्टर ने, मतलब तीनों ही कंट्रीज ने पब्लिक सेक्टर जो है उसको मेन रोल दिया था। और तीनों ही इकोनॉमी ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाया था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी यानी अपने ही देश में सामान बना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाउएवर द वाइल चाइनीज इकोनॉमी वाज ए क्लोज इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी क्या थी? क्लोज थी। बट लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वो लिमिटेड इंटीग्रेशन उसके साथ कर रखी थी। और अदर ग्लोबल इकोनॉमीज जो थी उसके एफडीआई जो था उसको एक बेन कहा जाता था रादर देन ए बून इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। बेन क्या होता है? अभिशाप। और बून क्या होता है? वरदान। तो उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको एक अभिशाप मानते थे, ना कि उसको एक वरदान मानते थे। ठीक। स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ जो है वो उसमें काफी सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमीज आर नाउ रिलाइंग ऑन द मॉडल ऑफ ग्रोथ विच कंटिन्यूज टू बी द मिक्स इकोनॉमी। इंडिया और पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में ही मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। और जिसमें बट इट इज द वन विच असाइन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर रादर देन पब्लिक सेक्टर। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और पब्लिक को कम कर दी थी। नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ, ये चेंजेस जो हुए उसके बारे में बता रहे हैं कि चेंजेस कितना हुआ इंडिया और पाकिस्तान में।
अब मॉडल ऑफ ग्रोथ जो था वो एफडीआई पर ज़्यादा जोर देता था, ना कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर जोर देता था। जबकि चाइना में क्या था, ग्रोथ मॉडल जो था वो चेंज नहीं हुआ था, अभी भी इसने गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट किया हुआ था। हाँ, धीरे धीरे जो है चाइना ने ट्रांसफॉर्मेशन करनी शुरू कर दी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इसने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया। लेकिन ये जो थी, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन भी थी वो क्लोज इकोनॉमी की तरह ही थी। ठीक है, क्लोज से ओपन इकोनॉमी में तो ये गया था, लेकिन इसने क्या किया था, दूसरी कंट्रीज में अपना सामान ज्यादा भेजता था, चाइनीज प्रोडक्ट हर कंट्रीज में भेजने लग गया था ये। इट नाउ लार्जली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल डिमांड पे, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। एफडीआई जो था उसको हाई प्रायोरिटी में इसने रखा था। तो चेंज जो द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ थी वो चेंज हो जा रही थी तीनों इकोनॉमी में, चाहे इंडिया की थी, चाहे चाइना की और चाहे पाकिस्तान की। अब इनकी सक्सेस क्या रही, इस स्ट्रेटजी को, सारी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने के बाद सक्सेस इनकी क्या रही, जीडीपी जो है तीनों ही इकोनॉमी में जंप हुआ था, हाई पर पहुंच गया था, पीक पर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो थी उसको दोबारा से लिखा गया। वुमेन डेवलप इंडेक्स जो था, जो स्टेगनेंट था, जो यानी कि एक जगह पर आकर रुक जाता है, उसने अब अपने चेंजेस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, ब्रोक कर दिया था अपनी स्टेगनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है चाइना जो है, उसका जो था ग्रोथ थी वो इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा थी। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा हुए थे। अब कंपैरेटिव परफॉर्मेंस अगर हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की देखें तो हम इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स पे देखेंगे। एक तो तीनों कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ देखेंगे कि ग्रोथ का स्ट्रक्चर क्या रहा, फिर हम इसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे और फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती है जीडीपी ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना की बात करें तो चाइना में जो है, जो यूएसए डॉलर में जो जीडीपी जो था 2019 में वो 14.2 ट्रिलियन हो गया था। यूएस डॉलर है, ध्यान रखना इसको, यानी ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन गई थी। 1979 से 2017 में एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 99% थी, जो कि अब रीच बढ़कर कितनी पीक पर हो गई थी, 15.2% 1984 में हुई थी। लेकिन इसमें डाउन चला गया, 1990 ईयर में जो है उसकी ग्रोथ 3.8% रह गई। 2018 में जो है वो जीडीपी ग्रोथ फिर से बढ़कर 6.6% होगी। चाइना जो है उसने जीडीपी ग्रोथ जो है काफी अच्छी अचीव की थी, जंप भी काफी अच्छा हुआ था और 4% पर एनम से लेकर 10% तक उसने जंप किया था। क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से उसकी जीडीपी इतनी बढ़ गई थी? सबसे पहले उसने अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से अब क्या बना दिया था, फ्री इकोनॉमी बना दिया था। दूसरा, एक्सपोर्ट पर उसने ज्यादा जोर दिया था, एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता था। एफडीआई का सबसे ज्यादा उसी के पास कंसंट्रेशन था। चीप लेबर फोर्स जो है, यानी कम वेज रेट पर जो है वो लेबर फोर्स उसको मिल जाती थी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको एक ये कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है। अब ये चीज भी नोट करो बेटे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन जो था वो 1958 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या कैंपेन था ये अभी आगे आएगा, उसको पढ़ते हैं हम अभी। दूसरा अगला पॉइंट देखो, एफडीआई जो है वो क्यों बढ़ा था। एक तो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी है वो चाइना से ही तो हमने ली थी, कि उसने क्या किया था, जो बैकवर्ड एरियाज जो थे उसमें जो प्रोडक्शन स्टार्ट करता था उसको काफी सारी रिलैक्सेशन देनी शुरू की। तभी इंडिया ने भी ऐसी चीजों को पहचाना कि जहाँ पर रिमोट बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर उसने इस्टेब्लिश किया और वहां पर इन्वेस्टर्स को काफी सारी उसने फैसिलिटीज, ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन भी दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर सबसे ज्यादा करवाया। और उसने जो थी 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को दी थी, इवन रिटेल सेक्टर में, सिर्फ होलसेल में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दी, रिटेल में भी उसने जो है एफडीआई को जो है इनकरेज किया था। और कहता है ए जंप इन जीडीपी ग्रोथ वाज अचीव्ड नॉट ओनली थ्रू एफडीआई, सिर्फ एफडीआई से ही नहीं मिली थी, बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ गया था। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा था, ग्रेट लीफ
GLF कैंपेन, ग्रेटली फॉरवर्ड कैंपेन की वजह से। ये कैंपेन क्या था, समझो इसको ध्यान से। ये एक कैंपेन था जिसमें क्या था, लोगों को अवेयर किया जाता था कि वो जीडीपी के ग्रोथ में हर इंडिविजुअल जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कैसे, कि उसके पास जितनी भी जमीन है, जो उसका जो है यार्ड, घर का खाली आंगन है, वहां पर एक वो छोटी मोटी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, और उस पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई चेक किया जाएगा, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। चाइना ने उन लोगों को फ्री अथॉरिटी दी थी कि आप जब चाहो जितना मर्जी चाहे प्रोडक्शन करो, जो मर्जी चाहे प्राइसेस रखो, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं थी। और ये कैंपेन इतना मोटिवेटिंग था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी ना उसकी हाई पहुंच गई थी, मेन ये था। और एक्सटर्नल डिमांड चाइना की जो थी वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक था। एक्सपोर्ट उसके 2010 तक बहुत ज्यादा हो गए थे, इवन वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था ग्लोबल मार्केट में। तो लेकिन 2004 से लेकर 18 तक में जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन गई है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, अभी ये सक्सेस थी, अब उसकी जो फेलियर्स रही, जीडीपी जो है वो कम गई, उसके पीछे रीजन सबसे पहले ये गया स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमीज में। उसके प्रोडक्ट की डिमांड, चाइनीज प्रोडक्ट की धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। डोमेस्टिक डिमांड जो है चाइना में, मतलब कि वो भी कम होगी। क्यों, क्योंकि चाइनीज लोगों में प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी, लोगों में सेविंग हैबिट डेवलप होगी, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ कम होगी। करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम्स जो है वो बढ़ते गए। चाइनीज पीपल जो है अब हायर वेज अपॉर्चुनिटीज चाहते थे, और इसके लिए चाइना के लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। जो स्किल्ड लेबर थे वो चाइना में ना रहकर वो दूसरी कंट्रीज में उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इवन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो थे वो भी अपने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ये सोच रहे थे कि वहां पर करें जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम हो और पॉलिटिकल और सोशल लिबर्टी सबसे ज्यादा हो। दूसरा क्या था, चाइना में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए एक चैलेंज बन गया था। तो ये इसके सारे रीजन थे। ये थी ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। अब करते हैं अगली ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, देखो, जहां पर चाइना की जो है जीडीपी ग्रोथ 14.2 ट्रिलियन थी, वहां इंडिया की 2.972 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 1951 से 2019 तक जो है इंडिया ने जो है वो एवरेज जो है वो 6% अचीव की थी। जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया में बढ़ती जा रही थी। 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 91 में अडॉप्ट की गई थी, पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिससे जीडीपी की ग्रोथ 6% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो गई थी। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जीडीपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो देखिए। एक तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइजेस थी जिसको लॉस हो रहा था, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया था, सेल कर दिया था, या उसका शेयर किसको दे दिया था, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। दूसरा एक बिग लिप और जंप जो था लिबरलाइजेशन में, वो आ गया था, कंट्रोल और कोटा जो है उसको खत्म कर दिया गया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन को किया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हटाया गया, एफडीआई पर ज्यादा जोर दिया गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे कम। अब और क्या था, डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल मार्केट के साथ ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इसलिए इंटीग्रेशन जो था वो बढ़ गया था। तो ये थी ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। अब पढ़ते हैं हम ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या ग्रोथ स्टोरी रही है। 2019 में जीडीपी जो था वो कितना था, 274 बिलियन। देखो, इंडिया का ट्रिलियन, चाइना का ट्रिलियन, लेकिन पाकिस्तान का क्या था, बिलियन यूएस डॉलर था। पाकिस्तान ने जो है वो एवरेज एनुअल ग्रोथ कितनी थी, 4.2% थी 1960 से 2019। यानी कि इन चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान थर्ड नंबर पर आता है, इंडिया सेकंड पर और चाइना फर्स्ट पर। पाकिस्तान जो है उसमें भी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो मिड 80s में बढ़ी थी। क्यों, उसने भी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे, एफडीआई पर उसने जोर दिया था, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन पर उसने भी जोर दिया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो सेम सिमिलर थे जैसे इंडिया में हुए थे फ्रॉम द बिगिनिंग, बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2008 में क्या हुआ, इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो पाकिस्तान की काफी
डिसअपॉइंटिंग रही, निराशाजनक रही। क्यों रही, उसके पीछे रीजन थे। पाकिस्तान में जो है ना वो एक टेरर का, आतंकवाद का एक अड्डा बन गया, जिसकी वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं जाते थे। उसने अपना कॉन्फिडेंस जो था वो खो दिया था। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एफडीआई दोनों ही उसमें क्या होने लगे थे, कम होने लगे थे इसकी वजह से। दूसरा, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेगनेंट होती जा रही थी पाकिस्तान की। तीसरा, एवरेज एनुअल जो जीडीपी की थी वो 3.7% से जो है वो 2008 से लेकर 16 में 3.7% थी। 2017 में ये 5.3 हुई और 2019 में फिर ये कम होकर 3.3% ही रहेगी। तो जीडीपी ग्रोथ जो है कंसिक्वेंटली काफी क्या थी, लो थी। और पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो लो लेवल ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है उसमें फंसती चली जा रही थी। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि चाइना जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही जीडीपी के मामले में बेटर है। इंडिया ने पाकिस्तान से तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन चाइना से अभी हम काफी पीछे हैं। चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है चाइना जो है वो एक उसकी ग्रोथ आई ओपनर है, यानी कि एक एग्जांपल है कि किस तरह से अपनी कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट की जाए। तो चाइना ने काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं उस पर अच्छी कमांड बनाई है, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेवारियों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज करते हैं इतना ही, बाकी करेंगे हम ये कल। कल ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे व्यूज पूछे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई नहीं आया। प्लीज बच्चों रिप्लाई करो, क्योंकि वो 3 चैप्टर्स जो हैं वो लाइव क्लास जूम पे ही चलेगी आपकी।